हेलो। हाय स्टूडेंट, ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। हम अमित कुमार, प्रिज्म कोचिंग सेंटर, क्लास 12 का मैथ एक्सरसाइज 4.6 बता रहा हूँ। इसमें कि निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक की दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। फिर से देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों को संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। तो सबसे पहले ये जानकारी लेते हैं कि संगत और असंगत क्या कहते हैं। सर तो कहता है यदि ए का मॉड बराबर इक्वल ए का मॉड बराबर 0 तो समीकरण असंगत होगा, और यदि ए का मॉड बराबर इक्वल टू नॉट 0 तो समीकरण संगत होगा। तो इसमें इसी चीज की जानकारी लेना है कि संगत है अथवा असंगत के रूप में सिर्फ वर्गीकरण करना है, यानी संगत बताना है और असंगत बताना है। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। अब हम लोग देखते हैं कि इस समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं इसको बनाते किस तरह से कि इस समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। ए के जगह हम लोग क्या करते हैं, ये जो x इसके गुना में कुछ नहीं तो क्या है 1, ये 1 और ये x के गुणांक में क्या है 2, इसमें फिर y के गुणांक है 2, फिर यहाँ दूसरे समीकरण में y का गुणांक है 3, और x बराबर जो होता है x और y का मान, जैसे x और y खुद ये चर मान होता है तो इसमें दो चर मान है, एक x और एक y, और b बराबर होता है ये समीकरण के जो इस तरफ जो मान होते हैं ये b का मान कहलाता है। तो इसमें 2 और 3। अब हम a का मॉड निकालते हैं, यानी डिटर्मिनेंट इसका निकालते हैं, इसका सारणिक का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले a को 1 2 2 3 के रूप में लिख दिए। अब इसका मल्टीपल इस रूप में किया जाता है 1 गुना 3 3 और 2 गुना 2 2 दूनी 4 बराबर -1। यहाँ a का मॉड बराबर इक्वल नॉट 0, यानी 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए यह समीकरण संगत होगा, इसलिए यह समीकरण संगत होगा। फिर से अब हम देखते हैं थोड़ा सा, यदि a का मॉड बराबर यदि a का मॉड 0 है तो समीकरण असंगत होगा, और यदि a का मॉड इक्वल टू नॉट 0 तो समीकरण संगत होगा। इस समीकरण को हम लोग ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। तो a बराबर हम लोग a का मान x के रूप में, x के गुणांक में 1 है, यहाँ 2 है, और y 2 है, और यहाँ 3 है। x का मान जो चर मान होता है, जैसे x y है तो x y, अगर 3 समीकरण है तो उसके लिए x y z का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर x और y है इसलिए x y, चिन्ह से यहाँ मतलब नहीं, प्लस या माइनस कुछ भी रहे हम लोग यहाँ मान वही लेते हैं, और b का मान वही होता है जो समीकरण के दूसरी तरफ होता है, वही b का मान होता है। अब संगत और असंगत के लिए a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, सारणी का मान निकालते हैं। तो इसके लिए डिटर्मिनेंट किए, अब इसका 1 गुना 3 3 2 दूनी 4 -1, तो इस तरह से है कि इसका मोड बराबर इक्वल टू नॉट 0, इसका मतलब यह समीकरण संगत होगा। अब हम दूसरे प्रश्न पर देखते हैं। 2x - y बराबर 5 और x प्लस y बराबर 4।
अब इसमें भी सबसे पहले लिखेंगे इस समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। फिर a का मान वही होगा 2 और x में यहाँ 1, फिर y की जगह है -1, फिर y की जगह दूसरे समीकरण में 1, x की जगह इसमें भी 2 चर मान है, एक x और एक y, b की जगह है 5 और 4। अब संगत और असंगत चेक करने के लिए a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अब 2 गुना 1, पहले इसका डिटर्मिनेंट कर लेते हैं, 2 - 1 1 और 1, 2 गुना 1 2 और 1 गुना माइनस, जब इधर से गुना करते हैं तो माइनस होता है, लेकिन यहाँ माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 1 गुना 1 1, यानी 2 1 3। तो चूंकि a का मॉड बराबर इक्वल टू नॉट 0, इसलिए यह संगत होगा। अब थोड़ा सा ये देख लेना है कि इसमें इस समीकरण को हम लोग ax बराबर b के रूप में कैसे लिख सकते हैं। ये प्रश्न उठ रहा होगा कि x बराबर b के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको चलो चेक कर लेते हैं हम लोग। ax बराबर b है, इसको LHS रखते हैं, या ax बराबर, इसको समीकरण के माध्यम चेक कर लेते हैं। तो ax बराबर b है, a का मान हो गया हमारा 2 - 1 1 और 1, x का मान हो गया x और y, और b का मान हो गया 5 और 4। अब हम इसको गुना करते हैं, ये पंक्ति हो गया, पंक्ति को हम लोग स्तंभ से गुना करते हैं, पहले को पहले से और दूसरे को दूसरे को, तो 2 गुना x 2x हो गया, फिर बीच में प्लस -1 गुना y माइनस y, फिर 1 गुना x x, फिर 1 गुना y y बराबर 5 और 4। फिर से यहाँ देखते हैं, पंक्ति को हम लोग गुना स्तंभ से करते हैं, यानी रो को गुना कॉलम से करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, और बीच में प्लस का चिन्ह देते हैं, और प्लस माइनस आने पर उसको चिन्ह के अनुसार बदल लेते हैं। तो 2 गुना x 2x, -1 गुना y माइनस y, बीच में चिन्ह 1 गुना x x, 1 गुना y y, 5 और 4। अब ये अवयव है, अवयव मैट्रिक्स के हिसाब से इसमें हम लोग फर्स्ट को फर्स्ट से बराबर कर लेते हैं, यानी 2x प्लस माइनस माइनस y बराबर 5 और x प्लस y बराबर 4। तो इस तरह से ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समीकरण को हमें x बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस 6y बराबर 8। इसमें भी चेक करना है कि संगत या असंगत, 1 से 6 तक प्रश्न में संगत और असंगत चेक करना है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाइक है, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव देता है कि सिर्फ संगत या असंगत के बारे में बताएं। तो देखना है, तो सबसे पहले लिखते हैं इस समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे 10th के हिसाब से हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या प्रतिगमन विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्लास 12 के अनुसार सारणी के विधि से तो इस तरह से बनाना होगा। तो इसमें है कि इस समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। a का जो मान होगा x के गुणांक, यहाँ 1, यहाँ x के गुणांक 2, y के गुणांक 3, y के गुणांक 6। x का मान हमने बताए थे कि 4 मान होता है, तो इसमें 2 4 मान है x और y, और b बराबर 5 8।
अब संगत और असंगत को चेक करने के लिए ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं 1326। इसका मल्टीपल बताए थे 1 × 6 6, 2 तिया 6, 6 में 6 गया 0, यानी चूंकि ए का मॉड बराबर 0 इसलिए यह असंगत होगा। क्योंकि बस इसमें यही बता रहा है कि संगत और असंगत बताना है। और इसमें ये एक प्रश्न ये भी पूछते हैं कि अव्यू विधि से इस समीकरण को हल करें, तो वे क्वेश्चन 7 नंबर से पढ़ना है। लेकिन इसमें सिर्फ संगत और असंगत बताना है, इसलिए सिर्फ संगत और असंगत बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 2, ax ay 2az बराबर 4 ये 3 समीकरण वाला है। इसको देखते हैं, इसको भी सेम इसी तरह से बनाएंगे जैसे दो समीकरण को बनाते हैं। इस समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें भी हम a का मान देंगे x का गुणांक 1, 2, यहाँ x का गुणांक 1, यहाँ y का गुणांक 1, y का गुणांक 3, y का गुणांक 1, z का गुणांक a, z का गुणांक 2, z का गुणांक 2 है। यहाँ x के रूप में यहाँ x का चार मान जो है x, y और z है। b के रूप में 1, 2 और 4। अब लग रहा होगा कि ये x और b के रूप में यूज अभी नहीं है, यहाँ पर यह भी उपयोग नहीं है। जब हम इसको अव्यय विधि से हल करेंगे तब ये x और b का भी मान का उपयोग करेंगे। अभी सिर्फ हमको संगत और असंगत चेक करना है, इस कारण से सिर्फ a का मॉड का उपयोग कर रहे हैं। अब a का मॉड का उपयोग करते हैं, अर्थात डिटर्मिनेंट का इसका उपयोग करते हैं। इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं 2 3 2 a 2a। अब इसको हल करते हैं। इसमें ध्यान देना है, इसमें 3 कोटि वाले प्रश्न को 3 कोटि वाले कहने का मतलब है इसमें ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, माने पहली पंक्ति होगी, इस तरह को हम लोग पंक्ति बोलते हैं, इस तरह के पंक्ति बोलते हैं। और ये जो खड़ी खड़ी होती है इसे स्तंभ बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया और ये थर्ड रो हो गया। ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकेंड कॉलम हो गया और ये थर्ड कॉलम हो गया, यानी C1 C2 और C3, उसमें R1 R2 और R3। इसीलिए हम इसको बोलते हैं 3 × 3 कोटि का, यानी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। अब इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं कि इसको हम हल किस तरह से करते हैं। इसको हल करने के लिए पहले हम लक्ष्य देखते हैं। इसमें चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर चिन्ह के रूप में यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है। फिर यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ये चिन्ह आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम जिसके अनुदिश हल करेंगे उसके अनुसार चिन्ह लिया जाएगा। हेलो, तो हम यहाँ बता रहे हैं कि इसमें चिन्ह को ध्यान रखना है। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अर्थात कहने का मतलब है कि ये जो विकर्ण एक तरह से होता है ये तो प्लस होना चाहिए। हम किसी के अनुदिश विस्तार करें यानी किसी के अनुदिश इसको हल करें, चाहे R1 R2 R3 C1 C2 C3, यानी पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति या तीसरा पंक्ति, या पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा, आंसर सेम आएगा। आंसर किसी के अनुसार सेम आएगा। हम देखते हैं, अब लिखते हैं
R1 के अनुदिश विस्तार करने पर। ये एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन देता है, एक 2 नंबर लघुत्तरीय प्रश्न बनाता है और एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है विस्तार करने वाले यानी मान निकालने वाले। तो हम बस खाली ध्यान रखना है कि जिसके अनुदिश हम विस्तार करेंगे उसका चिन्ह लिया जाएगा। तो हम R1 के अनुदिश विस्तार कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस। तो जिसके अनुदिश विस्तार किया जाता है उसके अवयव जो होते हैं वो बाहर होते हैं। तो R1 के अनुदिश विस्तार कर रहे हैं तो R1 के अवयव जो हुए, यानी कहने का मतलब है कि R1 में जो अवयव है 1 1 1, उसके अवयव बाहर होते हैं, बाकी को लिखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि पहले 1 बाहर किए, 1 बाहर किए, तो जिस जो अवयव लिए उसके सामने ना ही पंक्ति को लिखना, ना ही उसके सामने स्तंभ को लिखना है। तो 1 के सामने ना ही लिखना, ना ही 1 के नीचे लिखना है। तो बाकी बचे कौन अवयव? 3 2 a 2 a, 3 2 a 2 a, इसको लिख दिए। यानी फिर से देखते हैं कि जिसके अवयव को बाहर होता है उसके सामने ना ही पंक्ति को लिखना है और ना ही उसके सामने स्तंभ। तो 1 के सामने ना ही लिख रहे हैं और ना ही 1 के नीचे वाले लिख रहे हैं। बाकी बचा ये 4 अवयव, इसको हमने लिख दिए 3 2 1 2 है। अब बीच में चिन्ह यहाँ माइनस है। अब अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस ये माइनस होगा। फिर यहाँ पर 1 है तो फिर 1 लिखे बाहर, और अब ये 1 के सामने ये नहीं लिखाएगा और ये वाले नीचे स्तंभ ये झप जाएगा, अर्थात कहने का मतलब है उसको लिखना नहीं है। बाकी जो बचे 4 अवयव उसको लिख देना है। तो 2 2 a 2 a, इस तरह से हमने लिख दिए। अब फिर नेक्स्ट अवयव बचा है प्लस है। अब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस प्लस दोनों प्लस होगा। अब ठीक इसके सामने नहीं लिखना है ये, तो बच गया 2 3 a a। तो इस तरह से हल करना है। तो जिस अवयव को बाहर निकालते हैं उसके सामने ना ही पंक्ति और ना ही उसके सामने स्तंभ को लिखा जाता है। अब हम इसको हल करते हैं। तो जैसे हमने पहले प्रश्न को दूसरे तीसरे 2 कोटि वाले को हल किए थे, ठीक उसी प्रकार कर रहे हैं। तो अब देखते हैं 3 दूनी 6, 1 गुना 2 है 2 है। अब इस तरह से फिर हल करते हैं। 2 दूनी 4 है, 1 गुना 2 है 2 है, फिर 2 है, 2 गुना है 2 है, और 3 गुना है 3 है। 6 में से 2 गया 4, और 4 में से 2 गया 2 है, यहाँ 2 में से 3 गया तो माइनस है, यानी 4 है माइनस 2 है और प्लस माइनस माइनस है। 4 है 2 है और ये 3 है, तो 4 है में से 3 गया बराबर है। तो चूंकि a का मॉड बराबर इक्वल टू नॉट 0, यानी 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए यह क्या होगा? ये संगत होगा। तो और जिनको दिक्कत होगा हम अगले प्रश्न में सोल्व करते हैं। इस तरह से वीडियो आपको अब यहाँ से रोज आपको पर डे मिलते रहेगा, रोज मिलते रहेगा आपको यहाँ से। फिर हम ये देखेंगे 4.6 क्वेश्चन आपका अगले वीडियो में जाएगा और पर डे यहाँ से देते रहेगा। फिर हम कैलकुलस शुरू करेंगे।